नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो हमने शुरू किए हैं पेपर 2। और पेपर 2 के अंतर्गत हमारा चल रहा है पार्ट बी। पार्ट बी के अंतर्गत हमने जो पाठ्यक्रम है, जो पिछले ईयर के क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली इसके पहले। और उसके बाद हमारा जो है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र है, इनसे रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होना था। पर उसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसके पहले भी हमको देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र के बारे में। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं बेसिक चीज़ें। उसके बाद हम जो बाकी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। An academy. तो देखिए, जैसे Let's crack it. अर्थव्यवस्था की अगर बात करूँ तो अर्थव्यवस्था के पहले आपको अर्थशास्त्र देखने को मिलता है। तो अर्थशास्त्र को हम एक बोल सकते हैं, जो आपने सुना भी होगा, जो कौटिल्य वाली अर्थशास्त्र थी, वो उसको हम अर्थशास्त्र मतलब इससे कैटेगराइज मतलब इससे कंपेयर उसको नहीं करा सकते, क्योंकि वो अर्थशास्त्र एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। जो पूरा मौर्य मतलब जो मौर्य साम्राज्य था, उसमें सारी व्यवस्था वहाँ पे इंडिकेट की गई थी या फिर उसमें वर्णित की गई थी। पर यहाँ का जो अर्थशास्त्र है, हम क्या बोल सकते हैं, अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र यहाँ पे बोला जाता है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन और उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती है, सभी जो पक्ष होते हैं, उनका समग्र रूप से यहाँ विश्लेषण किया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमको 5 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी अर्थशास्त्र के अंतर्गत। कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा उत्पादन। मतलब किसी भी चीज़ का पहले क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा। किसी भी चीज़ का पहले उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद उत्पादन करने के बाद क्या किया जाएगा? उसका उपभोग किया जाएगा। उपभोग मतलब उसका उपयोग करना, ठीक है। वितरण, साथ में अगर देखें तो हमको विनिमय देखने को मिलता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखने को मिलता है लोक वित्त। तो ये 5 चीज़ मुख्य रूप से देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यानी कि अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा जाता है और धन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब अर्थशास्त्र जो होता है उसकी उत्पत्ति अगर देखें तो यहाँ पे हमको पहले देखने को मिलता है, देखिए अर्थव्यवस्था है, उसकी उत्पत्ति देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द है ओइकोनोमिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओइकोनोमिया, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, आप देख सकते हैं। किस किस से मिलकर बना है? ओइकोस, ठीक है, और एक होता है नोमोस। तो यहाँ देखिए ओइकोस का मतलब क्या होता है? घरेलू, और नोमोस का मतलब प्रबंधन। तो घरेलू मतलब घर के अंदर जो भी धन से संबंधित जो भी व्यवस्था है, डोमेस्टिक है ना, उसको मैनेज करना, उसको प्रबंध करना, क्या कहलाता है? ओइकोनोमिया। और ये इसी से उत्पत्ति हुई है किसकी? अर्थव्यवस्था की। तो हम ये देख सकते हैं। अब आधुनिक अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो उसमें जो सभी परंपरागत क्षेत्र है उसके अध्ययन के साथ साथ अनेक नई नई जो संकल्पनाएं हैं, नए नए जो क्षेत्र है, वो उनका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो हमको वर्तमान में क्या देखने को मिलता है? राजस्व देखने को मिलता है। उसके अलावा जन कल्याण या लोक कल्याण देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर जो योजनाएं फोकस की जाती है पब्लिक वेलफेयर के रूप में फोकस की जाती है, रेवेन्यू के लिए फोकस की जाती है। साथ में अगर देखें तो हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी यहाँ पे अर्थशास्त्र की जो भी संकल्पना है वो फोकस की जाती है। इसके अलावा हम देखें तो हमको विदेशी विनिमय भी देखने को मिलता है। विदेशी विनिमय भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में हम देखें तो हमको बैंकिंग व्यवस्था भी यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉरेन मतलब जो विनिमय, विदेशी विनिमय है जिसे फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, और बैंकिंग व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमने जो बेसिक चीज़ें देखी हैं, जैसे उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, विनिमय है, लोक वित्त, इन सभी चीज़ों का तो अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। परंतु साथ साथ में इनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आधुनिक जो संकल्पनाएं हैं, जैसे कि अगर बात करें राजस्व है, जन कल्याण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, विदेशी विनिमय है, बैंकिंग है, इन सभी चीज़ों का साथ में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? आधुनिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो ये हमने देखे बेसिक चीज़ें। अब आपको देखने को मिलेगी कुछ परिभाषाएं, मतलब जो विद्वानों के द्वारा दी गई है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से, और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली, वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे, और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा: एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी, और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आप ये
आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है, और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार 10 आपको डालना ही है, और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप MPPSC और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार। जैसे हम देखें अल्फ्रेड मार्शल की बात करते हैं, तो अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा है, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। एडम स्मिथ की अगर बात करें तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है, धन का विज्ञान कहते हैं, और इन्हीं को जो अर्थशास्त्र है उसका जनक माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा रॉबिन्स है, रॉबिन्स के द्वारा क्या कहा गया है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, मतलब जो नीड्स होती है, उसकी इच्छाएं यानी कि जो डिज़ायर्स होती है, और जो उपलब्ध संसाधन होते हैं यानी कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग के बीच में संबंधों का अध्ययन करता है। किसके द्वारा कहा गया, ये रॉबिन्स के द्वारा कहा गया। तो ये है कुछ डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं अर्थशास्त्र से संबंधित, उनके द्वारा ये परिभाषा यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो विभिन्न जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा, जो हमने देखे यहाँ पे कि जो अर्थशास्त्र है एक विज्ञान है और जिसकी धुरी धन है, मतलब एक जो बेसिक चीज़ है उसकी वो धन है, और उसके चारों ओर ये सारी चीज़ें घूमती है, और इसके माध्यम से ही आर्थिक विकास होता है, जन कल्याण होता है, और दैनिक आवश्यकताओं की यहाँ पे पूर्ति होती है। मतलब इन सभी परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष क्या निकला कि जो अर्थशास्त्र है उसका जो बेसिक जो आधार है वो क्या कहलाएगा, धन, और धन के अनुसार ही यानी कि धन के द्वारा ही हम बाकी चीज़ों को यहाँ पे पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास है, जन कल्याण, और जो दैनिक आवश्यकता उनकी पूर्ति यहाँ पे की जा सकती है। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थशास्त्र की परिभाषा देखने को मिलती है, जैसे कि अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। ये कुछ हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और एक व्यक्ति और फर्म, जो सरकार है, मतलब ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक फर्म या कंपनी भी हो सकती है, और जो पूरी गवर्नमेंट हो सकती है, और कुछ अन्य संस्थाएं भी हो सकती है, समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती है, और यह चयन संसाधनों के उपयोग से समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब सभी प्रकार से हमने देख ली, एक व्यक्ति के रूप में भी देख ली, एक फर्म के रूप में भी देख ली, एक सरकार, मतलब सरकार जो पूरी गवर्नमेंट है, और कुछ अलग अलग प्रकार की जो संस्था है वो अपने विकल्पों का चयन कैसे करती है, और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके समाज को किस तरह से प्रभावित करती है। इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये बेसिक चीज़ें देखें। अब बात कर लेते हैं एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ का जो समय काल हम देखें 1723 से 1790 के अंतर्गत देखने को मिलता है। इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, और जो कि वर्ष 1976 में देखने को मिलती है। इससे ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल जो इकोनॉमी है उसका उद्भव यहाँ पे माना जाता है। तो ये एडम स्मिथ के संबंध में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लीजिए आप, प्री में ये खास करके काम आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट रूप से अगर देखें तो जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है 1890 की बात करें तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये लिखी गई थी। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, तो ये 1932 में रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई थी। ये भी विद्वान है सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। द थ्योरी ऑफ इनकम्स एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, तो ये देखें तो यहाँ पे कीन्स के द्वारा, इनकी J.M. कीन्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये हमको देखने को मिली बेसिक चीज़ें किसके संबंध में, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के संबंध में। अर्थव्यवस्था हालांकि हम आगे देखेंगे कंप्लीट रूप से। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में भी माना गया है और अर्थशास्त्र को कला के रूप में भी माना गया है। तो देखिए यहाँ पे विज्ञान के रूप में कैसे माना गया है, तो विज्ञान के रूप में अगर देखें तो देखिए विषय का जो है क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ पे देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्व अनुमान पर आधारित होता है ये, विभिन्न नियमों का पालन और प्रतिपादन यहाँ पे किया जाता है, कार्य कारण जो प्रभाव है उसके संबंधों की यहाँ पे व्याख्या की जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखें तो इसको एक विज्ञान के रूप में यहाँ पे माना जा सकता है। दूसरी चीज़ की अगर बात करें यहाँ पे
तो इसको कला के रूप में माना गया है। कला के रूप में किस आधार पर माना गया है? दैनिक जीवन से संबंधित है, ये व्यवहारिकता पर आधारित या व्यवहारिकता से संबंधित है, कार्यकुशलता से लक्ष्य की पूर्ति होती है, दैनिक जीवन से जो कलात्मक संबंध है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो इन सभी आधार पर हम देखें तो इसको एक कला के रूप में माना गया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ देखें। अब यहाँ देखें तो हमको अर्थशास्त्र का महत्व भी देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का महत्व भी देखने को मिलता है किसके अंतर्गत? जो अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पे हमको दो प्रकार का महत्व देखने को मिलता है। कुछ सैद्धांतिक, देखिए दो चीज़ें होती है, मतलब एक तो पढ़ लिख कर हम महान बन जाए, दूसरा हम प्रायोगिक तौर पर महान बने, यानी कि प्रायोगिक तौर पर हम सक्षम बन जाए। तो सैद्धांतिक रूप से यानी कि किताबी ज्ञान, और व्यवहारिक रूप में यानी कि उसको प्रयोग कर लेना जीवन में। ठीक है, तो यहाँ कहलाता है सैद्धांतिक महत्व। तो अर्थशास्त्र का दो महत्व हमको देखने को मिलता है, सैद्धांतिक महत्व, एक मिलता है व्यवहारिक महत्व। तो सैद्धांतिक महत्व के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? ज्ञान में वृद्धि, ठीक है, इसके अलावा सिद्धांतों में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, विश्लेषण में वृद्धि, कल्याण में वृद्धि यानी जन कल्याण या लोक कल्याण में वृद्धि, अन्य शास्त्रों के संबंध में ज्ञान यहाँ पे होता है। तो इन आधार पर हम देखें तो ये जो है सैद्धांतिक महत्व की श्रेणी में आते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट जो देखने को मिलता है हमको व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत यहाँ देख सकते, देखिए उत्पादकों को लाभ यहाँ देखने को मिलता है, श्रमिकों को लाभ। तो ये प्रायोगिक तौर पर देखने को मिलते हैं, व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं। दो चीज़ें हमने बताया, जैसे कि सैद्धांतिक होता है और व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक दृष्टि से महत्व देखने को मिल रहा है। उपभोक्ताओं को लाभ होता है, व्यापारियों को लाभ, राजनीतिज्ञों को लाभ यहाँ देखने को मिलता है, प्रबंधकों को लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, वैज्ञानिकों को लाभ, साथ में हम देखें तो सरकार यानी गवर्नमेंट को यहाँ पे लाभ होता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखिए, इनके अंतर्गत अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो हालांकि इससे रिलेटेड ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में हालांकि बेसिक है तो क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन आता 5 नंबर का, तो आप इनके संबंध में जो है 5 नंबर तो आपके इतने में कंप्लीट हो जाएंगे, पर ज़्यादा का आने की संभावना है। तो इनके अंतर्गत आप 1-2 लाइन यहाँ पे लिख दें हर एक के अंतर्गत, तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने बेसिक चीज़ें जाने। अब यहाँ देखिए एक व्यक्ति थे प्रोफेसर सैमुअल्सन, इनके अनुसार भी हम देख लेते हैं, मतलब अर्थशास्त्र से रिलेटेड ही विद्वान हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा गया है, प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा। और साधारण भाषा में देखें तो धन या अर्थ हम बोल सकते हैं, इससे संबंधित सभी जो मानवीय गतिविधियाँ हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। और इन मानवीय गतिविधियों को किसी एक व्यक्ति या किसी समूह, जो व्यक्ति के समूह हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम क्या बोलें कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की खरीदारी करना व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक गतिविधि माना जाता है। और इसी प्रकार अगर देखें तो किसी परिवार, सरकारी या निजी कंपनी द्वारा की गई गतिविधि सामूहिक आर्थिक गतिविधि कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखें यहाँ पे। अब इसके बाद हमको जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत 2 चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रहता है। तो क्रियाएं 2 प्रकार की हो सकती है। तो देखिए क्रियाएं जो होती है अर्थशास्त्र की वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है आर्थिक क्रियाएं और एक होती है अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिनका संबंध सीधे धन से होता है, और अनार्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिनका संबंध धन से नहीं होता है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं को हम क्या बोल सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। और इसके अंतर्गत मानव द्वारा धन व संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाएं जो है वो शामिल की जाती है। इनका मापन मौद्रिक रूप से, मौद्रिक मूल्य के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए ये क्रियाएं जो होती है राष्ट्रीय आय, मतलब जो नेशनल इनकम होगी उसमें मूल्य वृद्धि करती है। उदाहरण के रूप में हम बोले कोई व्यवसाय यानी प्रोफेशन है, डॉक्टर है, टीचर है, ये सभी क्या होते हैं आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। कोई नौकरी है, यानी कि कोई भी पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, काम कर रहा है, तो वो भी क्या है आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें किसके संबंध में है देखने को मिली हमको, आर्थिक क्रिया, यानी कि सीधा संबंध इनका जो होता है धन से संबंध होता है। और राष्ट्रीय आय में जो मूल्य वृद्धि है, राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि एक प्रकार से ये करते हैं। फिर दूसरी देखने को मिली अनार्थिक क्रिया। तो अनार्थिक क्रिया क्या होती है, इनको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि हम अगर बात करें तो जैसे कि मान लीजिए किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर देना, तो क्या कहलाएगी, ये अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। जैसे रक्तदान किया जाता है, रक्तदान तो रक्तदान होता है, परंतु कुछ लोग इसको जो है पेड यानी कि पैसों के लिए भी करते हैं। परंतु रक्तदान जो होता है, हम देखें तो किसी के हेल्प के लिए हमने रक्तदान कर दी, तो भी एक अनार्थिक क्रिया कहलाती है। मानव द्वारा सामाजिक, धार्मिक तथा जो भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए सभी कार्य क्या कहलाते हैं, अनार्थिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि सहायता करना, रक्तदान करना, ये सारी चीज़ें।
और इन कार्यों से व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि होती है, यानी कि सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन है उसकी प्राप्ति होती है, ना कि धन या संपत्ति इसमें प्राप्त होता है। तो हमने देखे आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। तो हमको मुख्य रूप से देखना है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत देखें तो हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे हमको बेसिक चीज़ें देखें तो जैसे कि हमने पहले बात किए थे, अभी पीछे क्या बात किए थे, एक होता है उत्पादन, यानी कि किसी भी वस्तु को रॉ मटेरियल को क्या करना, आउटपुट में बदलना, क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उसका उपयोग करना यानी उपभोग के लिए यहाँ पे निर्धारण करना, विनिमय करना मतलब एक्सचेंज करना, वितरण करना मतलब बांटना सभी में, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है उसकी वहाँ पे बांटना, लोक राजस्व, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी, ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। अब उत्पादन होता क्या है, उत्पादन के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं विस्तार से हम। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको तीन चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी होगी। तीन चीज़ें कौन कौन सी, एक तो हमको देखना पड़ेगा श्रम, श्रम मतलब लेबर होता है, ठीक है, यहाँ हमको श्रम देखना पड़ेगा। दूसरा होता है पूंजी, यानी कि किसी भी उत्पादन के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की, और उसको कैसे उत्पादित किया जाए उसके लिए उपयोग होती है तकनीक की। तो देखिए तीन चीज़ें हमने देखे, तीन चीज़ें कौन कौन सी, श्रम है, यानी कि उत्पादन में जो होता है श्रम, पूंजी और तकनीक, इनका व्यापक रूप से महत्व होता है। अतः यह जो होती है विषय मतलब यह विषय भी एक प्रकार से अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है उत्पादन जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है, यानी कि रॉ मटेरियल जिसका काफ़ी कम महत्व होता है उसको उत्पादित करके आउटपुट में बदल देना, यानी कि उसको ज़्यादा उपयोगी कर देना, क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन आई होप आपने समझ गए होंगे। और पारिभाषिक रूप से हम अगर बोलें तो उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा जो सेवा होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है, ठीक है, और जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। जैसे नॉर्मल रूप से अगर बोलें तो इनपुट यानी कि जो आगत होती है, इनपुट होता है, उसको आउटपुट में बदलना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप उत्पादन क्या होता है। अब उपभोग, उपभोग मतलब होता है कंजप्शन, ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो कंजप्शन होता है। और उत्पादन का जो उपयोग है, उत्पादन मतलब यहाँ पे हमने जो उत्पादन किए हैं उत्पादन के द्वारा उसका क्या करना, उत्पादन का उपभोग करना या उपयोग करना क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। उपभोग एक प्रकार की ऐसी आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ठीक है, और उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों को मूल्य चुकाकर आवश्यकताएं जो होती है आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ उपभोग क्या है, उत्पादन के द्वारा जो भी चीज़ें की गई है उसका उपयोग करना उपभोग कहलाता है। अब बात करते हैं विनिमय की। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, और विनिमय मतलब यहाँ देखें तो विनिमय का सामान्य अर्थ अगर देखें तो वस्तु के आदान प्रदान से है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में हमको ये चीज़ें चेंज देखने को मिलती है, यानी कि विनिमय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु की खरीद तथा बिक्री से है, मतलब वस्तु की खरीद करना या फिर उसका विक्रय करना, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, इसके अंतर्गत आ जाती है विनिमय के अंतर्गत। मतलब पहले अगर बात करें तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, परंतु वर्तमान में खरीद और बिक्री से इसका जो है अर्थ निकाला जाता है। यह क्रिया धनराशि या मूल्य राशि द्वारा मतलब मूल्य द्वारा की जाती है, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा धन दिया जाएगा, दूसरा वस्तु को खरीदा जाएगा, तो ऐसे एक्सचेंज होते रहता है, इसलिए इसे उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बाजार के अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर जो उत्पाद है उसका मूल्य निर्धारण करना है। जैसे अगर बात करें पूर्ण प्रतिस्पर्धा की, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार, इन सभी चीज़ों का निर्धारण यहाँ पे किया जाता है। विनिमय दो भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन सा, एक तो होता है वाणिज्यिक विनिमय, ठीक है, वाणिज्यिक विनिमय होता है, और एक होता है व्यापारिक विनिमय। दो प्रकार के विनिमय यहाँ देख सकते हैं, एक तो वाणिज्यिक विनिमय और व्यापारिक विनिमय। तो दो आप विनिमय याद रखिए। अब उसके बाद हम देखें तो हमको वितरण देखने को मिलता है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी कंपनी, संस्था या जो देश है, देश के द्वारा निर्मित जो वस्तु है या सेवा है उसको नागरिक मतलब उत्पादित किया गया, तो सिंपल सी बात है उसको जगह तक पहुंचाना भी पड़ेगा, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा उसको उपयोग किया जाना है उस व्यक्ति तक पहुंचाना, या तो वो नागरिक हो सकते हैं या फिर नागरिक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। तो नागरिकों को ही उपभोक्ता हम बोल सकते हैं। तो नागरिक हो सकते हैं या उपभोक्ता हो सकते हैं। तो इन तक यानी कि नागरिक और उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो प्रणाली है उसको वितरण प्रणाली यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। और वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश के राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, सिलेबस में भी हमको देखने को मिलेगा ये, या फिर सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका वितरण जो होता है वेतन, मजदूरी तथा लाभ के रूप में कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है वितरण के अंतर्गत। और
वितरण में हमको ये चीज़ें ऐसे भी देखने को मिलती है, मतलब वितरण एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमत से है। जैसे अगर बात करें हम जमीन की, श्रमिक की, पूंजी तथा जो उपक्रम है आदि, इसे जो है साधन मूल्यांकन भी कहा जाता है। जैसे जमीन का मूल्य अर्थात किराया, मतलब जमीन का मूल्य हमको किराया देना पड़ता है, ठीक है। श्रम का मूल्य हमको मजदूरी देना पड़ता है। पूंजी का मूल्य अर्थात पूंजी जैसे किसी से लिया गया है ब्याज पे, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। और जो उपक्रम है या फिर जो उद्यम है, मतलब जो व्यक्ति वहाँ पे मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति जैसे स्वामी होता है, तो उसको लाभ प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान दी जाती है वितरण के अंतर्गत। अब लास्ट जो होता है लोक राजस्व। लोक राजस्व यानी कि पब्लिक फाइनेंस, इसके अंतर्गत लोक आय और लोक व्यय, मतलब यहाँ तो एक जो है आय भी कैलकुलेट की जाती है और साथ में व्यय भी कैलकुलेट, यानी कि लोक आय यानी लोगों की जो आय है और लोगों का जो व्यय है, और वित्तीय प्रशासन और लोक ऋण, इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? लोक राजस्व के अंतर्गत। तो सभी चीज़ों के बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे कि लोक राजस्व के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय आय और जो सकल घरेलू उत्पाद है उनके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है अर्थशास्त्र की क्रियाओं के अंतर्गत, यानी कि आर्थिक क्रियाएं हम अगर यहाँ पे बोलें तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है 5 प्रकार की, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट आगे अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो अर्थशास्त्र की शाखाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? तो इसको बोला जाता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र की शाखाओं को हम 2 प्रकार से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि का मतलब क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, और समष्टि का मतलब होता है मैक्रो, यानी कि कंप्लीट। तो देखिए यहाँ ध्यान देना होगा, व्यष्टि का मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कंपनी हो सकती है, छोटे समूह हम बोल सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक निश्चित एरिया को कवर करती है, एक निश्चित व्यक्ति को कवर करती है। परंतु अगर वही बात करें हम समष्टि अर्थशास्त्र की, समष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट रूप से पूरे गवर्नमेंट को, या फिर हम बात करें बड़े स्तर पर जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसको कंप्लीट यहाँ पे कवर करती है। क्या? समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम दोनों के अंतर्गत यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमको क्या देखने को मिलता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोला जाता है, तो इसके अंतर्गत सामान्य रूप से जो है आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और इसके प्रणेता बोला जाता है यहाँ पे एडम स्मिथ को, ठीक है, हमने पढ़े थे। एडम स्मिथ को इसका प्रणेता बोला जाता है, यानी कि इसका जन्मदाता बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इसके अंतर्गत व्यक्ति होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं व्यक्तियों के समूह, जो छोटी जो आर्थिक क्रिया होती है उनसे संबंधित यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। और एक व्यक्ति थे जो विद्वान अर्थशास्त्र से संबंधित, प्रोफेसर बेल्डिंग, ठीक है। तो इनके अनुसार देखें तो विशेष फर्म यानी कि विशेष जो कंपनी होती है, विशेष परिवार होते हैं, या व्यक्तिगत जो होती है मजदूरी, व्यक्तिगत आय होती है, व्यक्तिगत उद्यम होते हैं, या विशेष वस्तुएं जो व्यक्तिनिष्ठ होती है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। तो स्पष्ट रूप से हम बोलें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? बाजार में मांग व आपूर्ति की व्यवस्थाओं को जो है उसको बनाए रखना, तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की यहाँ पे पहचान करना। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और यहाँ पे इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब वस्तु मूल्य निर्धारण यहाँ पे किया जाता है, साधन कीमत निर्धारण किया जाता है, आर्थिक कल्याण यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ देख लेते हैं हम, देखिए हमको देखने को मिलता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोला जाता है। और ये मैक्रो जो है, मैक्रो किससे बना है? मैक्रो बना है, ये ग्रीक शब्द है मैक्रोस, ठीक है, मैक्रोस से ये बना है। और इसका मतलब क्या होता है? बृहद। बृहद मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बड़े आकार का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बृहद होता है या बड़ा होता है। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का जो सरोकार है अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। और यह अर्थव्यवस्था की समस्या है। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मुद्रास्फीति हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, मुद्रास्फीति जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमको बेरोजगारी देखने को मिलती है, ये बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। गरीबी हमको देखने को मिलती है, बेरोजगारी, गरीबी आदि का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होती है जिसमें क्या होता है? क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, मतलब तीनों चीज़ें यहाँ पे देखें, तीनों जो अर्थव्यवस्थाएं है उनकी आत्मनिर्भरता यानी कि इंटरडिपेंडेंसी को समझने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। मतलब क्षेत्रीय स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सभी में आपस में क्या अंतर निर्भरता है, यानी कि क्या इंटरडिपेंडेंसी है,
इनको यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय का भी कैलकुलेशन, मतलब राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन किया जाता है, बचत का, व्यापार की व्याख्या, इन सभी का यहाँ पे लक्ष्यों का व्याख्या करते हुए लक्ष्यों का निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति के प्रयास का भी अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर देखें तो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखें तो कुछ विद्वान हैं, विद्वान के बात करें तो यहाँ देखिए एक विद्वान है जिसका नाम है स्पेंसर, ठीक है। इनके द्वारा कहा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उसके बड़े बड़े जो क्षेत्र है, जो बड़े व्यापक क्षेत्र है, उनसे संबंधित है ये। और इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है, जैसे कि बेरोजगारी, हमने बात करें बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, निर्धनता यानी कि गरीबी की बात करें, तो ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत शामिल की जाती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसके अलावा अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में जो है समष्टि अर्थशास्त्र को यहाँ पे देखा गया है। तो अलग मतलब समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग शाखा के रूप में यहाँ देखा गया है और इसको आरंभ करने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिनको बोला जाता है कीन्स। और कीन्स का पूरा नाम क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स को ये जाता है और इनकी एक पुस्तक आई थी जिनका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1930 में हमको देखने को मिलती है। फिर से सुन लीजिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1930 के दशक में यहाँ वैश्विक मंदी आई थी, उसके समाधान के हेतु यहाँ पे सुझाव दिया गया था और यहाँ पे कहा कि मंदी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था में ही छुपा हुआ है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है बेसिक रूप से, दो शाखा यहाँ देखने को मिलती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए दोनों के मध्य यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, मतलब व्यष्टि और समष्टि के अंतर्गत। उसके बाद हम जो है आगे की चीज़ें नेक्स्ट आने वाले जो भी लेक्चर है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अंतर। तो अंतर के अंतर्गत देखें तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र हमने देखना है, यानी कि व्यष्टि मतलब माइक्रो होता है और समष्टि मतलब मैक्रो होता है। तो यहाँ देखिए अंतर का जो आधार है वो क्या होता है, जैसे विषय सामग्री की अगर बात करें तो विषय सामग्री की यहाँ मैं बात करूँ तो विषय सामग्री के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है ये जो व्यष्टि होती है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है किससे संबंधित होती है, व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित होती है। व्यक्तिगत जो आर्थिक इकाई है उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, परंतु आपको पता होगा ये क्या होती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। और तेजी और मंदी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फिर से आ गई बात, व्यक्तिगत रूप से अगर देखें, व्यक्तिगत फर्म है, उद्योग है, व्यापारिक इकाइयों में तेजी और मंदी की व्याख्या की जाती है और यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मंदी की व्याख्या की जाती है। सहायता की अगर बात करें तो उपभोक्ता या फर्म जो है उसको सर्वोत्तम दशा तक पहुँचाने में, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी उपभोक्ता या उसकी जो फर्म है किसी व्यक्ति की, उसको एक स्थिति तक यानी कि अच्छी जो सर्वोत्तम स्थिति उसको उसमें पहुंचाने के लिए यहाँ पे सहायता करती है व्यष्टि। और ये जो होती है संपूर्ण, मतलब आप सिर्फ याद रखिए संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसको एक सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में ये विशेष रूप से सहायक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अलावा देखें एक सीमा की बात करें, सीमा मतलब एक लिमिट की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमांत यहाँ विश्लेषण होता है, पर सीमांत विश्लेषण आदि आधारित नियमों पर सीमित होता है। परंतु यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय को भी कैलकुलेट किया जाता है, पूर्ण रोजगार, राजस्व और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। सभी प्रकार की जो समस्या है उनका विश्लेषण व्यापक रूप से किया जाता है। समस्याएं की अगर बात करें, समस्याओं का जो स्तर है वो कैसा होता है, तो व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान किया जाता है किसमें, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। परंतु यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे हमको संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसकी समस्याओं का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता यहाँ देखने को मिलती है व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष से संबंधित होती है, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र का अगर बात करें तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो उपयोगिता है उस पर यहाँ ध्यान दिया जाता है। फिर महत्व देख लेते हैं। महत्व का मतलब देखिए यहाँ पे उसकी उपयोगिता क्या है, तो देखिए मतलब जो उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल जो सिद्धांत है, सिद्धांतों की जो सत्यता है उसको मापदंड प्रदान करने के लिए एक प्रकार से महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु समष्टि अर्थशास्त्र में हमको क्या देखने मिलता है, संरचना में निहित जो भ्रम है, जो भी स्ट्रक्चर बना है उसमें निहित जो भ्रम है उसको दूर करने का यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद विश्लेषण यानी कि एनालिसिस की अगर बात करें तो यहाँ देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंधित यहाँ पे होती है,
ठीक है, कीमत विश्लेषण संबंधित होते हैं। और उसके बाद यहाँ देखें किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, आय का जो विश्लेषण है वो करना होता है। निर्देशन यानी डायरेक्शन की अगर बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत जो कीमत होती है, ठीक है, व्यक्तिगत जो कीमत होती है, उत्पादन, उपभोग आदि को निर्देश देता है। परंतु यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में हमको सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को यहाँ पर निर्देश देती है। फिर बात करें नीति क्या होती है, समस्या क्या होती है, तो यहाँ देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल जो व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष की समस्याओं का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, उसकी नीति की व्याख्या करने में सहयोग प्रदान करती है। परंतु समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उसका विश्लेषण कर विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में ये उपयोगी होती है। तो हमने यहाँ देखिए अंतर देखे दोनों में। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम आगे की चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखे यहाँ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिचय की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो हम अर्थव्यवस्था तक तो अभी नहीं पहुँचे, पर हमने बात करें अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ों के अंतर्गत वहाँ अध्ययन किया जाता है, आधुनिक रूप से क्या चीज़ें वहाँ पे ऐड हो गई है, कौन कौन सी जो तकनीक है वो ऐड हो गई है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, परिभाषाएं हमने देख ली विभिन्न विद्वानों के अनुसार। उसके बाद एडम स्मिथ के बारे में हमने बात करी, कुछ विभिन्न पुस्तकों के बारे में बात करी। अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान के रूप में भी माना जाता है और कला के रूप में भी माना जाता है। फिर हमने देखे अर्थशास्त्र का महत्व, ठीक है, दो प्रकार से देखे, सैद्धांतिक यानी कि जो ज्ञान होता है पुस्तकीय ज्ञान वो सैद्धांतिक रूप से उसको अगर जीवन में प्रयोग कर लिया जाए या फाइनल रूप से प्रयोग कर लिया जाए, व्यवहारिक महत्व उसका हो जाता है। फिर अर्थशास्त्र की क्रियाओं, अर्थशास्त्र की जो क्रियाएं है वो देखें, एक्टिविटीज़ होती है दो प्रकार की, यानी धन से संबंधित आर्थिक क्रिया और जिनका संबंध धन से नहीं होता वो अनार्थिक क्रिया कहलाती है। फिर आर्थिक क्रियाओं को हमने विस्तार से यहाँ पे देखा, और लोक राजस्व, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखा। फिर अर्थशास्त्र की जो शाखाएं है जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें देखें और दोनों के मध्य यहाँ पे अंतर को डिस्कस किया। ये सारी चीज़ हमारी हो गई। अब आगे की चीज़ें हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले, मतलब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक। और इसके पहले हमने जो है इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक तौर पर जाना, उसके प्रकार के बारे में हमने देखें, और इसके बाद हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो व्यवहारिक रूप होता क्या है, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए अर्थशास्त्र आपके सामने लिखा हुआ है और दूसरी चीज़ आपके सामने लिखी है अर्थव्यवस्था। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर माने तो एक क्या है, ये बुक है, और बुक को अगर हम अपनी रियल लाइफ में अगर उपयोग कर लेते हैं, यानी कि उसका यूज़ कर लिया जाता है, तो क्या कहलाती है वो अर्थव्यवस्था। तो सिंपल बोल सकते हैं आप, ये क्या है, एक सैद्धांतिक विषय है यानी कि अर्थशास्त्र, और अगर उसका प्रयोग कहीं किसी विशेष स्थान के लिए कर लिया जाता है तो वो बन जाती क्या, अर्थव्यवस्था। तो हम सिंपल अगर बोलें तो इसको हम अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, परंतु इसको हम अर्थव्यवस्था सिर्फ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि इसका हम किसी विशेष स्थान के तौर पर अगर प्रयोग कर लेते हैं, किसी विशेष स्थान का मतलब क्या है, कोई देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, कोई अन्य देश हो सकता है, कोई मतलब कोई विशेष जो है पर्टिकुलर जगह के साथ इसको कनेक्ट कर लिया जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बोलें तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मतलब भारत के साथ में देखिए किसी विशेष यानी कंट्री का नाम जुड़ा है, या फिर हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार अगर हम इसको जोड़कर लिखें तो ये ज़्यादा कंप्लीट अच्छा सही मतलब सही माना जाता है। परंतु यहाँ अर्थशास्त्र ओनली हम जो है बुक के बारे में बात करते हैं। तो हम सिंपल बोलें तो अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन है हमने देखे थे, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उपभोग, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वस्तुएं एवं जो सेवाएं होती है उसके व्यापार से संबंधित जो सभी क्रियाकलाप होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल की जाती है। किसके अंतर्गत? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले जो लोग हैं, इसके अलावा वो अपनी जीविका सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? अर्थव्यवस्था के माध्यम से। यानी कि यहाँ पे उत्पादन भी आ जाता है, उपभोग भी आ जाता है, वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित जो व्यापार है उससे संबंधित सारे क्रियाकलाप यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। और जो सभी लोग वहाँ पे रहते हैं देश के अंतर्गत, वो आजीविका प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने जीवन जीने के लिए जो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी, वो यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ देखें तो अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। जैसे हमने बात करें भारत, या फिर हम बात कर लेते हैं चीन की अर्थव्यवस्था, विकासशील विश्व जो है, विश्व की अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जो क्रियाएं है, जो एक्टिविटीज़ है, उसकी प्रकृति, उसकी प्रगति, उसके स्तर को यहाँ पे दर्शाती हैं, यानी प्रदर्शित करती हैं। और अर्थव्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति से लेकर जो संगठन है,
मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति की बात करें या फिर हम बात कर लेते हैं एक संगठन की, ठीक है। सामान्य व्यक्ति की बात करें, संगठन की बात करें, कंपनी की बात करें या फिर गवर्नमेंट की बात करें, तो इन सभी से संबंधित यहाँ पे इसको दर्शाया जाता है या सबसे संबंधित हो सकती है अर्थव्यवस्था। यह इन सबको जो है प्रभावित भी करती हैं तथा इन सब से प्रभावित भी होती है। तो दोनों चीज़ यहाँ देखने को मिली, यानी अर्थव्यवस्था इन सबको प्रभावित भी करती हैं और इन सब से प्रभावित भी होती है। किसी अर्थव्यवस्था या फिर हम बोल सकते हैं देश में निहित संसाधनों का उसके जो लोग हैं, जो भी वहाँ जनता निवास करती है, उसकी खुशहाली के लिए किस प्रकार से उपयोग या दोहन किया जाए, इस विवाद का जो प्रारंभ है अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे सामने देखने को मिलता है एडम स्मिथ, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक के जन्मदाता इनको बोला जाता है। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में आपको देखने को मिलती है। 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। इससे ये माना जाता है, ठीक है, मतलब जो किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए, किस प्रकार से दोहन किया जाए, जो भी संसाधन है उनको, मतलब जो जनता है उसकी खुशहाली के लिए, ये चीज़ हमको देखने को कहाँ मिलती है? द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में एडम स्मिथ की बुक से माना जाता है। और विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है उसको अलग अलग प्रकार से हम वर्गीकृत करेंगे, पर उसके पहले हमको बेसिक चीज़ यहाँ जानना पड़ेगा। जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत के अंतर्गत जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम होगी, यानी सेंट्रल लेवल पर जो इकोनॉमी है उसकी क्या मुख्य प्रॉब्लम होती है, क्या मुख्य समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है, तो हमको देखने को क्या मिलता है? जो संसाधन है, संसाधनों का आवंटन यहाँ पे हुआ जाता है, ठीक है, मतलब हो जाता है संसाधनों का आवंटन। तो सबसे मुख्य बात होती है कि किसी भी इकोनॉमी के अंतर्गत क्या उत्पादित किया जाए, यानी कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए। पहली समस्या तो ये उत्पन्न हो गई। दूसरी समस्या क्या उत्पन्न होती है? कैसे उत्पादित किया जाए, यानी कि उसमें किस किस तकनीक का, कौन कौन सी जो आधुनिक तकनीक है उनका प्रयोग करके कैसे उत्पादित किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए। हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते और कम भी नहीं कर सकते। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, मतलब जितनी मांग नहीं है उतनी पूर्ति हो जा रही है, तो अनावश्यक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। और अगर मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो उस प्रकार से भी यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है, यानी कि क्या उत्पादित करना है, कैसे उत्पादित करना है, कितना उत्पादित करना है। उसके बाद बात होती है वितरण के लिए, यानी किसके लिए उत्पादित करना, उपभोक्ता भी तो होना चाहिए। पता चल रहा है उत्पादन कर करके रख लिया जा रहा है, मांग है ही नहीं और यहाँ पे जो है उसको उपभोग करने वाले नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये ध्यान देना भी जरूरी है किसके लिए उत्पादित किया जाए। अगर ये मुख्य प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर ली जाती है तो समझ लीजिए आप जो है अर्थव्यवस्था सही राह में चल जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम देखने वाले हैं जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले तो हमने अर्थशास्त्र देखें, पर अर्थशास्त्र जो होती है क्या होती है? एक बुक है, यानी सैद्धांतिक विषय है, परंतु उसको सही रूप में अगर किसी स्थान विशेष या कोई राज्य या कोई कंट्री, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकासशील देश, यहाँ पे अगर कनेक्ट कर लिया जाता है, मतलब उसको फाइनली रूप से प्रयोग कर लिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अर्थव्यवस्था। यानी हम बोल सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, हम बोल सकते हैं चीन की अर्थव्यवस्था, हम बोल सकते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ बात होती है जो व्यवहारिक रूप के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। तो तीन प्रकार से हम अर्थव्यवस्था को यहाँ देख सकते हैं, मुख्य कैटेगरी। तो एक तो होती है नियंत्रण के आधार पर, दूसरी होती है विकास के आधार पर और तीसरी होती है वैश्विक संबंधों के आधार पर। चलिए नियंत्रण के आधार पर यहाँ देख लेते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए नियंत्रण के आधार पर हमको देखने को क्या मिलता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी मिलती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी क्या देखने को मिलती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर की जो कैटेगरी हमको देखने को क्या मिलती है? विकास के आधार पर, ठीक है। इन्हें डेवलप अगर बोले तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए कुछ कंट्री ऐसी होती है जो विकसित नहीं हुई हैं कुछ भी, उसको बोलेंगे अविकसित। और जो विकासशील है, यानी विकासशील मतलब विकसित, ना तो वो अल्प विकसित है, अविकसित है और ना ही वो विकसित है, तो बीच में जो संक्रमण एरिया में है, यानी कि जो विकास विकसित की तरफ बढ़ रही है, उनको बोलेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है जो पूर्णतः डेवलप हो चुके हैं, यानी कि उसको बोलेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। फिर वैश्विक संबंधों के आधार पर, यानी कि एक देश का दूसरे देश से संबंध है या नहीं है, तो जिसका संबंध होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश, यानी कि आयात भी होता है और दूसरा निर्यात भी होता है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? खुली। और जहाँ पे किसी प्रकार का आयात नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार का निर्यात होता है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है, इसको समाजवादी और इसको मिश्रित, ठीक है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, ताकि हमको और ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी होती चली जाए। देखिए आपके सिलेबस में ये टॉपिक तो दिया नहीं है, ठीक है, परंतु हमको बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ते हो तो आगे के कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है कि बेसिक पढ़ाना चाहिए वहाँ मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। और
जहाँ सिर्फ समझ में आता है कि टॉपिक पढ़ाने से काम चल जाएगा जो सिलेबस के है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं टॉपिक भी वहाँ पे पढ़ा दूंगा, अनावश्यक चीज़ें मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतने में आपका सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती चली जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला हमने क्या देखे थे, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, तो हमने पहली क्या देखे, उदारवादी। ठीक, अब देखिए उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पे पूंजी निवेश, उत्पादन के साधन, जो उत्पाद के वितरण है और धन का जो विनिमय है वो किसके हाथ में रहता है। मैंने बताया था इसको बोलेंगे पूंजीवादी, यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसको निजी। ठीक है, निजी जो क्षेत्र है उसका नियंत्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी के हाथ में कोई चीज़ है तो सिंपल सी बात है वो क्या करेगा, अधिकतम लाभ कमाने की यहाँ पे उद्देश्य से यहाँ पे काम करेगा। और बाजार की शक्ति की, मतलब जो बाजार की शक्ति होती है उसकी आपसी प्रतिस्पर्धा ही जो बाजार है, बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। इसके अलावा हम देखें तो पूंजी एवं जो पूंजीपति होते हैं जो कि वहाँ पे पूंजी लगाने का काम करते हैं, वो बाजार पर नियंत्रण होने के कारण हम देखें तो यहाँ पे इस अर्थव्यवस्था का नाम क्या हो जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि जो पूंजी है और जो पूंजीपति है उसका कंप्लीट रूप से नियंत्रण देखने को मिलता है बाजार में। तो इसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और यहाँ पे हम देखें तो जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ के द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जिसको बोला जाता है, यहाँ पे एडम स्मिथ के द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जिसको बोला जाता है हस्तक्षेप का सिद्धांत। ठीक है, हस्तक्षेप का मतलब जो भी यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में जो भी काम हो रहा है वहाँ गवर्नमेंट का कम से कम यहाँ पे हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि अच्छे से यहाँ पे जो है ग्रोथ कर सके कोई भी देश या कोई भी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे ये सिद्धांत देने का काम किया था किसने, एडम स्मिथ ने, हस्तक्षेप का सिद्धांत, जिसे लेजिस फेयर का सिद्धांत बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण होता था, यानी बहुत कम से कम नियंत्रण यहाँ कंट्रोल होता था, इसलिए संसाधनों का मुक्त प्रवाह यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि फ्री फ्लो एक प्रकार से देखने को मिलता था। और इसके अंतर्गत हम देखें तो कौन कौन सी अर्थव्यवस्था आती है, यानी अधिकांश जो विकसित देश है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो पहली बात करें हम तो यूएसए इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ब्रिटेन की अगर बात करें तो यहाँ शामिल किया जाता है, दूसरी चीज़ बात करें तो फ्रांस यहाँ देखने को मिलता है। तो ये विकसित देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इस श्रेणी में आती है, कौन सी, उदारवादी या फिर पूंजीवादी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलती है समाजवादी, जिसे बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ देखें समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें समस्त जो आर्थिक गतिविधियाँ है उसमें संचालन और नियंत्रण करने का काम किसका होता है, सरकार का। ठीक है, अब सरकार का होगा तो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करेंगे, यानी उत्पादन के साधनों, उत्पाद एवं जो उनके वितरण है उस पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है और निजी स्वामित्व यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसमें होता है लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका कल्याण करना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य रहता है गवर्नमेंट का। ठीक है, ताकि जो है अच्छे से यहाँ पे सारे जो व्यक्ति है उनकी जो नीड्स है उनको पूरा किया जा सके, यानी वेलफेयर ऑफ पीपल्स इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए जो बाजार की शक्तियाँ है वो बाजार की शक्तियाँ नियंत्रित रहती है, यानी कि बाजार की शक्तियों पर गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता है और आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ का वितरण सरकार द्वारा किया जाता है। तो हम अगर बात करें इसमें कौन सी कैटेगरी आती है, यूएसएसआर। यूएसएसआर हम किसको बोलेंगे, यूएसएसआर का मतलब होता है भूतपूर्व सोवियत संघ, यानी कि पहले की बात करें तो वो अभी का जो रूस है वो पहले भूतपूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखिए दोनों चीज़ हमने समझ ली, एक तो समझे हमने उदारवादी जो कि पूंजीवादी कहलाती है, जिसमें नियंत्रण निजी हाथों में रहता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से वर्क करती है। यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस यानी विकसित देशों की अर्थव्यवस्था इस कैटेगरी में आती है। एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया था हस्तक्षेप का सिद्धांत, ये इसमें आता है। ठीक है, अब दूसरी जो है गवर्नमेंट के हाथों में, यानी कि जो भी संसाधन थे उत्पादन के, जो वितरण के, सारी चीज़ों की यहाँ नियंत्रण किसके ऊपर चला गया, गवर्नमेंट के ऊपर। और यहाँ पे लोगों का कल्याण मुख्य फोकस रखा गया। यूएसएसआर का जो अर्थव्यवस्था है वो इस कैटेगरी में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो निजी भी देख ली हमने और सरकारी भी देख ली। अब दोनों का जो मिला जुला रूप है, यानी कि हम बोलें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप में क्या होता था, उदारवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती थी। इस कारण इसे हम देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम दिया गया। और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी के रूप में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मतलब आज की डेट में अगर देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसी बनाई जाती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है निजी हाथों में दे दिया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, मतलब सरकार है, और निजी दोनों ही यहाँ पे मिलजुल कर काम करते हैं और यहाँ पे अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी की भूमिका निभाते हैं।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वह समाज के जो वंचित एवं जो पिछड़े वर्ग के जो कल्याण है और इन दोनों उद्देश्य की बात करें, यानी कि समाज के वंचित जो भी पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन दोनों उद्देश्य को ध्यान में रखने के लिए ध्यान में रखकर यहाँ पे कार्य करने में सक्षम होती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है, जो सिद्धांत है, वर्ष 1929 में देखने को मिलता है। 1929 में क्या हुआ था, महामंदी का दौर चल रहा था। विश्व स्तर पर अगर बात करें तो महामंदी का दौर चल रहा था। तो इस कारण क्या हुआ, उत्पन्न जो आर्थिक समस्या है उसके समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स, मतलब जो अर्थशास्त्री थे, हमने इनके बारे में पढ़ा भी पहले, कीन्स के विचारों से प्रेरित है कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देख लीजिए तीनों अर्थव्यवस्था में। ठीक है, एक बार आप यहाँ पे ओवरव्यू देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं तीनों अर्थव्यवस्था आपके सामने नजर आ रही है। यहाँ अगर बात करें, पहला उदारवादी यानी पूंजीवादी, समाजवादी यानी गवर्नमेंट के हाथों में पूरा नियंत्रण, और मिश्रित यानी कि दोनों का मिला जुला रूप। तो हस्तक्षेप की नीति जैसे बात करें तो हमने हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और यहाँ पे संसाधनों पर राज्य और निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है, यानी दोनों यहाँ पे सहयोगी भूमिका निभाते हैं आर्थिक विकास में। फिर दूसरा, प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है एक दूसरे पे, मतलब जो है प्रतिस्पर्धा यहाँ देखने को मिलती है। बाजार और समाजवादी में क्या होता है, बाजार की शक्तियों द्वारा मांग आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित पाए जाते हैं। इसके अलावा मिश्रित में बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित होते हैं, क्योंकि दोनों वहाँ पे मिले जुले रूप से काम करते हैं। फिर उदारवादी में देखें तो मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर यहाँ पे वितरण होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ समाजवादी में देखें तो योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है। मिश्रित में देखें तो मिश्रित मूल्य पद्धति पर यहाँ पे आधारित होती है। और उदारवादी में देखें तो बाजार की शक्तियाँ केंद्र में होती है। केंद्र मतलब एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसके हाथों में यहाँ देखने को मिलती है। राज्य की कल्याणकारी भावना यहाँ देखने को मिलती है समाजवादी में। और मिश्रित में निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए ये हमने बेसिक तौर पर कुछ चीज़ें और जान ली यहाँ पे। अब आगे बात करें तो दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था मिलेगी जिसका नाम है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो हम देख सकते हैं 3 प्रकार इसमें भी बांटे गए हैं। कौन कौन से, एक तो अविकसित अर्थव्यवस्था है, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था है, तीसरी विकसित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं अविकसित। अविकसित का मतलब क्या होता है, अविकसित का मतलब होता है अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड मतलब होता है जिसका विकास नहीं हो पाया है। तो हम यहाँ पे 3 जो डायमेंशन है उसके अनुसार यहाँ पे डेवलप और जो है अनडेवलप्ड की बात करेंगे। तो 3 प्रकार के जो साधन है, जैसे कि अगर बात करें, एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, एक होता है भौतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। तो हम बात करें 3 की, यानी प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। इनमें से कोई भी एक क्या हो, मतलब इनमें से कोई भी एक क्या हो, बहुत कमजोर हो। तो हम बात करें यहाँ पे तो इसको हम बोलेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था। तो हम देखें तो कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। ध्रुवीय जो क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब हम बात करें, देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरफ के जितने भी देश है वो किस कैटेगरी में आएंगे, अविकसित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में आएंगे। तो ध्रुवीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के अंतर्गत अगर बात करें तो अफ्रीका के अंतर्गत सहारा रेगिस्तान वाला एरिया जो भी है वो कहलाएगा अविकसित अर्थव्यवस्था। तो हम समझ गए यहाँ पे, देखिए अविकसित अर्थव्यवस्था जिसमें प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय तीनों में से कोई भी संसाधन में से कोई एक क्या हो, कमजोर हो, यानी कि नाम मात्र का यहाँ पे उपलब्ध ना हो। ठीक है, प्राकृतिक हो सकता है या भौतिक हो सकता है, मानवीय, इनमें से कोई भी अगर उपलब्ध नहीं है तो समझ लीजिए वो क्या है, अविकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरी कहलाती है विकासशील। विकासशील हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं सिंपल रूप से। तो यहाँ पे हम देखें तो अल्प विकसित या विकासशील देश वह होते हैं जहाँ एक और जो अप्रयुक्त अथवा जो अर्धप्रयुक्त मानव शक्ति हो। ठीक है, मतलब अर्धप्रयुक्त मतलब पूरी तरीके से सक्षम भी ना हो और पूरी तरीके से पावरफुल भी ना हो, तो ये बीच संक्रमण एरिया कहलाता है। तो अर्धप्रयुक्त रूप से मानव शक्ति हो तथा दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों की कम या अधिक मात्रा में उपलब्ध पाई जाती है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, इसकी उपलब्धता भी कम देखने को मिलती है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं इसको विकासशील अर्थव्यवस्था। और मौद्रिक जो प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा देखें तो गैर आर्थिक जो सीमाएं, उनके कारण जो विकसित देश है उसकी तुलना में आय और उपभोग है, बचत है, पूंजी निर्माण, इन सभी की दर कैसी होती है, कम होती है। यानी जितनी विकसित देश में होगी उतनी विकासशील देश में नहीं होगी। तो इनको हम बोलेंगे क्या, विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि अभी कंटिन्यू है, विकासशील या विकासशील राष्ट्र जो है
वो विकसित की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं विकसित। तो विकसित मतलब होता है डेवलप्ड इकोनॉमी। तो उन स्थान मतलब कोई विशेष स्थान जहाँ पे देश देश बोल सकते हैं, स्थान बोल सकते हैं, उनको विकसित कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो तीनों साधन है, जो कौन कौन से तीन साधन हमने देखे थे, तीन साधन की बात करें तो प्राकृतिक भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं और मानवीय। प्राकृतिक साधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा उनका अनुकूलतम और समुचित उपयोग हो रहा हो, मतलब दुरुपयोग भी नहीं हो रहा हो, समुचित रूप से उसका उपयोग हो रहा हो, तो हम बोल सकते हैं ये क्या, विकसित अर्थव्यवस्था। तो हमने तीन कैटेगरी यहाँ देखे विकास के आधार पर, अविकसित, विकासशील और विकसित। ठीक है, तीनों आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमको कुछ चीज़ें और देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखिए अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था की कुछ फीचर्स या विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। तो दो प्रकार की यहाँ पे विशेषताएं देखने को मिलती है। अगर आपको 5 नंबर में आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ऐसे संभावित है, परंतु फिर भी अगर आपको पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं यानी कि प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, पूंजी निर्माण की निम्न दर, औद्योगिक पिछड़ापन देखने को मिलता है, व्यापक बेरोजगारी, आर्थिक विषमता का अधिक होना, मौद्रिक संगठनों का अभाव, आयात की अधिकता और द्वैत अर्थव्यवस्था। ठीक है, पर सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ देखने को मिलती है साक्षरता का कम होना, रूढ़िवादिता यानी पुरानी जो परंपरा है उसके अनुसार चलना, सामाजिक जड़ता, राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक कट्टरता, संकुचित दृष्टिकोण। तो ये कंप्लीट रूप से हमको इसकी कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। इसके अलावा हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या फिर देश है, उनके अन्य नाम हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है उनको हम किस प्रकार बोल सकते हैं, निम्न विकसित बोल सकते हैं, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, जनाधिक्य वाले देश, जनाधिक्य मतलब जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, संसाधन बहुत कम है, दक्षिण के देश जो भी है। ठीक है, अर्धविकसित या विकासशील हम बोल सकते हैं, निर्धन देश, कृषि प्रधान देश। सिंपल सी बात है, कृषि एक प्राथमिक जो है प्राइमरी सेक्टर है, और कृषि प्रधान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कृषि प्रधान अगर होगा तो वहाँ पर डेवलप कंट्री उसको नहीं बोला जाएगा, अल्प विकसित बोला जाएगा। तीसरे विश्व के देश या तीसरी दुनिया के देश इनको बोला जाता है। चलिए दोनों के मध्य यहाँ पे अंतर देख लेते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में कुछ यहाँ बेसिक जो है डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर हो तो इसको बोलेंगे विकसित अर्थव्यवस्था, परंतु जब अल्प विकसित की बात करें तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से कम हो तो इसको बोलेंगे अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। फिर विकसित में बात करें तो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अधिक होना। जैसे हमने बात करे थे कृषि का अगर वहाँ पे ज़्यादा मतलब चलन है तो सिंपल सी बात है वो विकसित नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, अल्प विकसित। परंतु यहाँ पे क्या बात की जा रही है, द्वितीयक क्षेत्र यानी द्वितीयक मतलब उद्योग और तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, इनका योगदान अधिक हो तो वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। पर राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान यानी कृषि का अधिक योगदान है तो वो प्राथमिक क्षेत्र वाले जो है वो अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आएंगे। फिर विकसित अर्थव्यवस्था तो वैज्ञानिक प्रगति एवं जो तकनीकी प्रगति है उसका उच्च स्तर यहाँ पे देखने को मिलता है। पर अल्प विकसित में देखें तो वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास का निम्न स्तर देखने को मिलता है। फिर विकसित अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का उन्नत स्तर, औद्योगिक रूप से समृद्ध यहाँ देखने को मिलता है। पर अल्प विकसित में हमको औद्योगिक पिछड़ापन देखने को मिलता है, आधारभूत संरचना का निम्न स्तर पर विकास देखने को मिलता है। विकसित में जनसंख्या का भार कम और उच्च जीवन स्तर होता है, संसाधनों की अधिकता देखने को मिलती है। पर यहाँ देखिए जनघनत्व अधिक, लोगों का निम्न जीवन स्तर देखने को मिलता है। विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की उच्च दर देखने को मिलती है, परंतु इसमें पूंजी निर्माण की निम्न दर देखने को मिलती है। विकसित में देखें तो मुख्य विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है, मतलब जो निर्माण की जाती है वो उस वस्तुओं का यहाँ पर अधिकतर निर्यात होता है। और यहाँ अल्प विकसित में कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात होता है, यानी कि उद्योगों के बाद जो चीज़ें हैं वो निर्मित करके निर्यात की जाती है, परंतु यहाँ पर बिना निर्माण के ही निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ हम विकसित में उदाहरण ले सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिम जो यूरोपीय देश है वो देखने को मिलते हैं। और अल्प विकसित में हमको उदाहरण क्या देखने को मिलते हैं, या विकासशील में भारत हमारी कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जो हमारे पड़ोसी है आसपास वाले वो सभी देखने को मिलते हैं अल्प विकसित या फिर विकासशील, जो कि विकसित की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। तो हमने देखे यहाँ पे विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। चलिए दो अर्थव्यवस्था और देखने को मिलती हैं वैश्विक स्तर पर, तो कौन कौन सी देखने को मिलती है यहाँ पे, तो हम यहाँ देखें तो हमको देखने को मिलती है, देखिए वैश्विक संबंधों के आधार पर दो अर्थव्यवस्था यानी कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था आप सिंपल समझ लीजिए
जिन देशों की जो आयात निर्यात की जो भी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार यहाँ पे खुला हुआ है, तो समझ लीजिए वो क्या है, खुली अर्थव्यवस्था, या हम बोले तो इसको बोलेंगे हम ओपन इकोनॉमी। और जहाँ पे अदर देशों के साथ यहाँ पे क्या हो, व्यापारिक संबंध ना हो या आयात निर्यात नहीं होता हो, तो सिंपल सी बात वो क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था। तो हम यहाँ देखिए खुली अर्थव्यवस्था को सिंपल क्या बोल सकते हैं, और वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। इस अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का अन्य देशों को जो बाहरी प्रवाह और अन्य देशों से वस्तु और सेवाओं का अंतः प्रवाह होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण जो है बाहरी लेन देन से प्रभावित होता है। और खुली अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का अधिक प्रभाव रहता है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहता है। जैसे हांगकांग की बात करें तो ये खुली अर्थव्यवस्था है, सिंगापुर की बात करें तो ये भी खुली अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा आधुनिक विश्व की बात करें तो आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। मतलब ऐसी कोई भी कंट्री अभी नहीं बची है जो बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती हो। पर बंद अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती हो। मतलब हम क्या बोले, आयात और निर्यात की जो गतिविधि है वो क्या रहती है, एक प्रकार से शून्य रहती है तथा निजी क्षेत्र की भूमिका वहाँ पर नाम मात्र की देखने को मिलती है। उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो उत्तर कोरिया इस श्रेणी में हमको देखने को मिलता है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। दोनों चीज़ों का यहाँ पे मुख्य रूप से अंतर भी देखने को मिलता है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, इस अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में। पर खुली में देखिए विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से आर्थिक संबंध होता है, जैसे कि मैंने बताया हूँ, व्यापारिक संबंध यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पर बंद अर्थव्यवस्था में देखिए, इस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ना तो कोई चीज़ें आयात की जाती है ना तो कोई चीज़ निर्यात की जाती है, दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता। और खुली में देखें, इस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं घरेलू जो आय सकल घरेलू उत्पाद उसमें अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि आयात निर्यात यहाँ कंटिन्यू बना रहता है। फिर बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसकी आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। और यहाँ देखें खुली में तो इसकी आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाले जो परिवर्तन उसका प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए बंद अर्थव्यवस्था, तो इस अर्थव्यवस्था में उपभोग विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, वो दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं। परंतु यहाँ देखें तो इस अर्थव्यवस्था में उपभोग और विनियोग का योग उत्पादन से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बंद अर्थव्यवस्था में देखें तो इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सिंपल सी बात, आयात निर्यात बंद होता है। और खुली अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ देखें बंद में, तो इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण क्या होता है, नाम मात्र का यानी नगण्य होता है। और यहाँ देखें तो इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण तथा विनियोग दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, काल्पनिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। और यहाँ खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वास्तविक अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये खास कुछ अंतर देखे हमने दोनों के मध्य। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली किसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, मैं ज़्यादा बड़े लेक्चर अभी नहीं बनाऊंगा। ज़्यादा बड़े लेक्चर बनाने में क्या होगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, यानी कि अभी बहुत दिन से इसलिए लेक्चर नहीं आया क्योंकि गले में प्रॉब्लम थी, मैं लेक्चर बनाने में असमर्थ था बहुत दिनों से। तो मैंने ये सोचा कि कम से कम छोटे छोटे लेक्चर डेली डलते जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसके कारण मैं अभी जो है लगभग आधा घंटे के आसपास के आपको लेक्चर यहाँ प्रोवाइड करते जाऊँगा। अगर आपको बड़े लेक्चर चाहिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। अगर आपको इतने ही बड़े लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं लगातार जो है इतने बड़े यानी कि लगभग आधा घंटे के आसपास के ही लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली, एक बार फिर से हम देख लेते हैं ओवरव्यू, ताकि आपके दिमाग में फिर से एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने देखे थे बेसिक तौर पर अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति, उसके बाद हमने अर्थशास्त्र के बारे में देखें, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में भी देखें, कला के रूप में देखें, अर्थशास्त्र का महत्व देखें, उसकी क्रियाएं देखें, यानी कि आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। जिनका संबंध धन से होता है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है, और जिनका संबंध धन से नहीं होता है, सेवा भाव से होता है, वो कहलाती है अनार्थिक क्रिया। तो हमने दोनों के मध्य देखे थे यहाँ उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, लोक राजस्व। फिर अर्थशास्त्र की शाखाएं देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि, दोनों के मध्य यहाँ पे अंतर देखें काफ़ी बड़ी मात्रा में। फिर हमने देखें अर्थशास्त्र का जो है व्यवहारिक पक्ष देखें। व्यवहारिक पक्ष में हम देख सकते हैं, देखिए अर्थशास्त्र जो है उसको व्यवहारिक रूप से अगर कंट्री विशेष के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाती है अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से यहाँ प्रॉब्लम देखें हमने, क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, कितना उत्पादित किया जाए, किसके लिए उत्पादित किया जाए, तो ये चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। फिर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने देखें, जिसमें 3 कैटेगरी देखें, नियंत्रण के आधार पर देखें, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर।
नियंत्रण के आधार पर हमको 3 कैटेगरी देखने को मिलती है, उदारवादी यानी पूंजीवादी निजी स्वामित्व, समाजवादी यानी कि जो है हम बोल सकते हैं जो सोशलिस्टिक होती है जिसके अंतर्गत सरकार का नियंत्रण होता है, और दोनों का मिश्रित रूप यानी निजी और सरकारी दोनों मिलजुल कर अगर काम करे तो समझ लीजिए क्या है वो मिश्रित है। और तीनों के मध्य हमने यहाँ पे अंतर भी देखे, उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद हमने यहाँ पे देखे विकास के आधार पर देखें तो विकास के आधार पर 3 कैटेगरी यहाँ देखें, विकसित यानी कि अविकसित, आदि विकसित मतलब अनडेवलप्ड, विकासशील यानी कि डेवलपिंग, और विकसित यानी कि डेवलप्ड। तो तीनों कैटेगरी हमने देखें, तीनों कैटेगरी के अंतर्गत हमने अच्छे से समझे। और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं अल्प विकसित जो देश है या फिर अर्थव्यवस्था, उसकी विशेषताएं देखें। विशेषताओं के अंतर्गत हमने 2 चीज़ें देखी, एक तो आर्थिक विशेषता और एक सामाजिक विशेषता। इसके बाद अगर देखें तो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है या देश है उनको अन्य नाम से किस किस नाम से पुकारा जाता है ये हमने देखे यहाँ पे, जो कि आप समझ सकते हैं। फिर हमने विकसित तथा अल्प विकसित जो विकासशील अर्थव्यवस्था उसके मध्य जो है अंतर देखे। अंतर में हमने देखी यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था अल्प विकसित दोनों के मध्य काफ़ी यहाँ विस्तार से दिखा सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखें वैश्विक संबंधों के आधार पर, जिसके अंतर्गत खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिनका जो है अन्य देशों से व्यापारिक संबंध होता है, यानी कि आयात भी होता है निर्यात भी होता है। तो यहाँ हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, फायदे ही देखने को मिले अंतर के अंतर्गत देखे हमने। और बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिनका संबंध अन्य देशों से नहीं होता, यानी कि अन्य देशों से व्यापारिक संबंध किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलता, और ना ही यहाँ पर राष्ट्रीय और सकल घरेलू उत्पाद में किसी प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। तो हमने देखे यहाँ पे देखिए उत्तर कोरिया देखने को मिला, और खुली में ज़्यादातर देखें तो ज़्यादातर खुली ही अर्थव्यवस्था हमको देखने को मिलती है। दोनों के मध्य हमने यहाँ पे अंतर देखा। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसमें हम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी कि जो इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का चैनल, साथ में आप जो है डिस्कशन जो ग्रुप है, चर्चा परिचर्चा ग्रुप, और उसके बाद है उत्तर लेखन ग्रुप, तो इन तीनों चीज़ों को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ उत्तर लेखन में आपको प्रतिदिन यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका 2020 का सिलेबस उसके अनुसार यहाँ पे उत्तर लेखन करवाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे रिव्यू भी किया जाता है हमारे द्वारा। कुछ समय से अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण यहाँ पे रिव्यू नहीं होता। हालांकि क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, तो आप अन्य अभ्यर्थियों के क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करके प्रतिदिन के अनुसार यहाँ पे उत्तर लेखन का कार्य कर सकते हैं, और अपनी परीक्षा जो भी है अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसी भी प्रकार के, यानी 3 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, 5 नंबर के भी, और आपको मिलेंगे 11 नंबर के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे तैयारी देखने को मिलती है। तो आप सारी चीज़ें देखिए, ज्वाइन होकर यहाँ पे तैयारी शुरू कर दीजिए, आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे देखने को मिलेगी सारे पेपर की। तो ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। जो अगला टॉपिक है हमारा क्या देखने को मिलता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम बोल सकते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बात करें तो हम बोल सकते हैं उनको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इनको बोला जाता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। तो सामान्य रूप से अगर देखें तो इकोनॉमी जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था मतलब जो है आर्थिक गतिविधियों का वहाँ पे अकाउंटिंग यानी लेखांकन करने के लिए 3 प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हम देख सकते हैं, 3 प्रकार देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब हम देखें तो जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से देखें तो कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मान सकते हैं हम, देखिए क्या क्या आ सकता है इसके अंतर्गत। पहली चीज़ तो अगर देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कृषि से क्षेत्र है तो कृषि से संबंधित है, तो यानी कि कृषि तो पहला देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ वानिकी देखने को मिलती है, वन से संबंधित जो भी चीज़ें है। ठीक है, तीसरी चीज़ देखने को मिलती है मत्स्यन यानी यानी कि मछली जो पालन है उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। खनन से चीज़ें, ठीक है, खनन जो होती है जिसमें ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल खुदाई। वर्टिकल मतलब जैसे सीधे जो वर्टिकल जैसे कुआं होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर। और एक और होता है उत्खनन। उत्खनन क्या होता है, उत्खनन का मतलब होता है जो क्षैतिज खुदाई होती है, जैसे कोल माइंस वगैरह होते हैं क्षैतिज खुदाई होती है, उसको बोलेंगे अपन उत्खनन। तो खनन और उत्खनन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यानी कृषि और कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे शामिल कर ली जाएगी। तो ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद हम देखें यहाँ पे देखें तो हमको जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट मतलब द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, सारी चीज़ यहाँ पे देखने मिलेंगी। हम द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो निर्माण होता है जिसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं,
और विनिर्माण होता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है एंड वाटर सप्लाई है, ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत देखने को मिलती है? ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत देखने को मिलती है। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को यहाँ पे सहायता प्रदान करता है रन होने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र मतलब टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पे हम देखें मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र आता है, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो सेवा क्षेत्र में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? जैसे आप देखिए बस से यहाँ, मतलब यहाँ से आप बस से क्या होते हैं, भोपाल, इंदौर या जहाँ आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो बस में क्या होता है? बस में कोई उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, उत्पादन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप क्या करते हो, वहाँ यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए आप जो है सीट में बैठने के लिए कुछ चार्जेस पे करते हो। तो उस समय के लिए, जब तक कि आपने बैठे हो, मतलब सेवा के लिए आपने पे करा हो। इसके अलावा आप देखें तो जैसे आप देखिए अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आप देखिए उसके लिए आपने डाटा का जो है रिचार्ज कराए हो, तो 1 महीने का हो सकता है, साल भर का, 3 महीने का, तो 3 महीने तक उसकी सेवा लेने के लिए आपने रिचार्ज किया हो। बैंक में आप पैसा जमा करते हो, तो बैंक में पैसा जमा करते हो तो उसके बदले में ब्याज मिलता है। ठीक है, उसमें मतलब उसकी आपने एक सेवा ली हो, मतलब पैसे सेव करने। बीमा इंश्योरेंस में आप जो है सेवा लेते हो। ठीक है, इसके अलावा देखें तो आप जो है गोडाउन का प्रयोग करते हो भंडारण के लिए, तो उसमें आप उसकी सेवा लेते हो, उसके लिए आप उसको पे करते हो। व्यापार, ठीक है, सामुदायिक सेवा, ये सारी चीज़ क्या है? ये सेवा है, सर्विसेज है। तो इसके कारण इसको बोला जाता है सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर हम इसको बोलेंगे। और इसके अंतर्गत हमको परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो चलिए कुछ विशेष चीज़ें भी यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए हम प्राथमिक क्षेत्र में फिर से देखते हैं, ये तो बेसिक हमने ओवरव्यू देखा था। प्राथमिक क्षेत्र में पहली चीज़ देखें तो इसमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का ये सबसे मुख्य, यानी कि अगर देखें तो जहाँ पे हमको प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन को जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का ये अकाउंटिंग या लेखांकन किया जाता है, और ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत कृषि और संबंधित जो गतिविधि है वो यहाँ पर शामिल की जाती है। जैसे हमने अभी बात करे थे कृषि से रिलेटेड, वानिकी से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, मत्स्य से रिलेटेड, खनन यानी ऊर्ध्वाधर खुदाई, उत्खनन यानी क्षैतिज खुदाई, ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में हमको क्या चीज़ें देखने को मिलती है? जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी यहाँ मटेरियल आता है उसको कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे आउटपुट के रूप में उसको नए माल के रूप में बनाकर तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम होता है द्वितीय क्षेत्र, जिसे बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। और यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है ये जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उसको अपनी गतिविधियों में कच्चे माल या रॉ मटेरियल के रूप में ये उपयोग करता है, तो इसके कारण इसको द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहलाता है द्वितीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम देखें तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जो अर्थव्यवस्था है उसकी विनिर्मित वस्तुओं के सकल उत्पादन का जो लेखांकन है वो यहाँ पे किया जाता है। इसमें सम्मिलित क्षेत्र बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम देखें तो इसके अंतर्गत हमको निर्माण भी देखने को मिलता है, निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो विनिर्माण यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, विनिर्माण यानी यहाँ निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा विद्युत देखने को मिलता है। तो निर्माण में हमने क्या देखें? निर्माण में हमको क्या देखने को मिलता है? निर्माण में हमने देखें तो जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण होता है, जैसे भवन है, कंस्ट्रक्शन नहीं करते भवन का, तो भवन को हम क्या बोलेंगे? निर्माण की कैटेगरी में शामिल करेंगे। और विनिर्माण की अगर बात करें तो जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कि अगर बात करें तो कपड़ा का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, रोटी का यहाँ पे जो है निर्माण बनाया जाता है रोटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विनिर्माण। और विद्युत में क्या किया जाता है? गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि से संबंधित जो कार्य है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो भी क्रियाएं होती है वो कहलाती है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पे शामिल की जाती है। इसके बाद तीसरी नंबर पे अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे हमको क्या देखने को मिलता है? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर की श्रेणी में भी रख सकते हैं, सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर हम बोल सकते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं है, जैसे कि हमने अभी पहले बात करी थी, विभिन्न प्रकार की सेवाएं यहाँ पे देखने को मिलती है, सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक, जैसे कि मैंने बात करा था, ये क्षेत्र द्वितीयक को भी और प्राथमिक को दोनों को यहाँ पे अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से देखें तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, व्यापार है, सामुदायिक सेवा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। आप एक उदाहरण भी देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ दिखाया हूँ।
तो देखिए प्राइमरी सेक्टर से जो मटेरियल उपलब्ध होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और रिफाइन किया जाता है। फिर उसके बाद देखें तो टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विस रहती है और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। यहाँ देखिए फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, मत्स्य, फार्मिंग यानी कृषि, माइनिंग, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। ड्रेस बनाना और जो कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील वर्क, बिल्डर, ये सारी चीज़ आपको जो है किससे रिलेटेड मिलेगी, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड। फिर उसके बाद लीगल यानी अधिवक्ता की सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण यानी परिवहन के द्वारा, अकाउंटिंग की सर्विसेज और कस्टमर सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है वो टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो आई होप तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को समझाइए तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको 50 से 60 शब्दों में यानी 5 से 6 लाइन में इनको समझाना है तीनों को, ठीक है। अब 11 नंबर में पूछे जाने की संभावना, तो वहाँ भी आप इसको लिख सकते हो, हालांकि उतने बड़े में पूछे जाने की संभावना यहाँ पे नहीं होती। तो आप 50 से 60 शब्दों में इसको लिखने की कोशिश करें, आपने जो समझे उसके अनुसार यहाँ अपने शब्दों में। अब ये 3 जो होते हैं मुख्य यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र है, इन तीनों के अलावा भी कुछ और क्षेत्रक होते हैं जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पर चतुर्थक होते हैं और 5वें नंबर पर जो क्षेत्रक होते हैं वो कहलाते हैं पंचम से क्षेत्रक। पंचम क्षेत्रक यानी चतुर्थक का मतलब क्या होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर जो होता है, और पंचम क्षेत्रक का मतलब क्वार्टरनरी जो सेक्टर है वो हम बोल सकते हैं। तो हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि देखिए अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक होता है चतुर्थक, उसमें हमको बौद्धिक गतिविधियाँ शामिल की जाती है, जैसे गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, संस्कृति बोल सकते हैं, ठीक है, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सभी किसके अंतर्गत शामिल की जाती है, चतुर्थ क्षेत्र यानी चौथे क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसे हम क्वार्टरनरी सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा 5वां जो क्षेत्र है जिसे पंचम क्षेत्रक बोला जाता है, क्वार्टरनरी जो सेक्टर है, तो समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय जो निर्णय लेने वाली संस्था है, जैसे हम बात करें तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट शामिल किया जाएगा, यूनिवर्सिटी यहाँ शामिल कर ली जाती है, मीडिया यानी कि जो मीडिया जो कि चौथा स्तंभ मानी जाती है हमारी मतलब जो संसद है या फिर हमारे देश के संविधान का चौथा पिलर माना जाता है, और विज्ञान मान सकते हैं, गैर लाभकारी जो संस्थान है, एनजीओ, ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत शामिल की जाती है, इनकी सेवाएं 5वें क्षेत्रक के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो ये देखिए हमको 2 क्षेत्रक और समझ में आए यहाँ पे। इसके अलावा हम देखें तो हमको कुछ देखिए यहाँ पे कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करें तो ये बेसिक चीज़ें कुछ हम जान लेते हैं यहाँ पे इनके बारे में भी। तो देखिए अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं तथा समाज कल्याण के मध्य क्या होता है, आर्थिक क्रिया और जो समाज कल्याण है उनके मध्य यहाँ परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की श्रेणी में आता है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय जो तकनीक है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक्स का प्रयोग करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। मतलब मुख्य फोकस क्या है, मानव कल्याण के विषय, उसके आसपास ही सारा चीज़ें यहाँ पे घूमने को मिलती है, घूमती रहती है। तो इसको हम बोलेंगे कल्याणकारी अर्थशास्त्र। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र संसाधनों और जो वस्तुओं का लोगों में जो है ऑप्टिमल या एक प्रकार से देखें तो इष्टतम आवंटन पर बल देता है, यानी कि अच्छे से उनका आवंटन किया जा सके ताकि सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सके। और यह प्रत्यक्ष रूप से आय के वितरण और जो सामान्य जन है, मतलब जो भी वहाँ पे जनता रह रही है उसकी भलाई से संबंधित यहाँ माना जाता है। जैसे हम देख सकते हैं यदि सभी उपभोक्ता, सभी उत्पादक तथा नियोजक उत्पादन के साधनों का इष्टतम रूप से में आवंटन किया जा सके तो समाज का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है, यहाँ ऐसी चीज़ मानी जाती है। तो ये बेसिक चीज़ हमने देखे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसके बाद हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं आर्थिक संरचना या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे हम देखें सकल घरेलू उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, मतलब हम यहाँ देखें तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद तथा जो राष्ट्रीय आय है उसमें विभिन्न जो क्षेत्र है उनके योगदान को राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहा जाता है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान होता है उसकी जो योगदान को एक प्रकार से राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो भारत की जो आर्थिक संरचना है किस किस से मिलकर बनी होती है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, और तृतीय क्षेत्र यानी जिसे प्रशासनिक या सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इनसे संबंधित जो क्रियाकलाप है उनका यहाँ पे विशेष योगदान होता है। तो इसे हम आर्थिक संरचना की श्रेणी में रख सकते हैं। और किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है एक विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की मौद्रिक माप है जो सकल घरेलू उत्पाद से ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय की संरचना विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित क्षेत्रों के योगदान से स्पष्ट की जाती है। इसके अलावा हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसे हम जो है संरचनात्मक परिवर्तन की श्रेणी में रख सकते हैं।
जिसे देखिए क्या हम देखें संरचनात्मक परिवर्तन हम इसको बोल सकते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। और समय के साथ साथ जो आर्थिक व्यवस्था है तथा जो राष्ट्रीय आय है, आर्थिक व्यवस्था और जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में अंतर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को मिलते हैं या बदलते रहता है। अतः राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सापेक्षिक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अर्थात भारत के जो संदर्भ में उसमें देखें तो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा जो तृतीय क्षेत्र है उसके योगदान में हुए जो सापेक्षिक परिवर्तन है उसको हम संरचनात्मक परिवर्तन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है। जैसे देखें तो वैश्विक स्तर पर पहले देखें हम तो जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने भारत को विकासशील देश से मतलब चिन्हित करते हुए अब भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग वाले जो देश है उसकी श्रेणी में सम्मिलित कर दिया है। किसने? विश्व बैंक ने। और नए आंकड़े हमको देखने को मिलते हैं 2019 के अनुसार, यानी 1 जुलाई 2019 के अनुसार देखें जिन देशों की औसत प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है, मतलब जिन देशों की सकल राष्ट्रीय आय जो है 1025 मतलब $1025 से कम है, तो उन्हें निम्न आय वाले देशों के रूप में यहाँ पे चिन्हित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। और जिन देशों की आय $1026 से लेकर $3,995 के बीच है, तो उन्हें निम्न मध्यम वाले जो देश है उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने यहाँ दिखाए भी गए हैं। जैसे देखिए निम्न आय वाले देश जो है $1025 या उससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखने को मिलती है। निम्न मध्यम आय वाले 1025 से $3,995 के बीच प्रति सकल जो मतलब व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। और उच्च मध्यम आय वाले जो देश है 3,996 से लेकर $12,375 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखने को मिलती है। और उच्च आय वाले की बात करें तो देखिए काफ़ी अधिक यहाँ देखने को मिलता है, $12,375 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं समूह के रूप में देखें तो निम्न आय समूह वाले जो देश है कंप्लीट रूप से 31 देखने को मिलते हैं पूरे विश्व में। निम्न मध्यम आय वाले समूह वाले देश जो है 47 यानी 47 देखने को मिलते हैं। उच्च मध्यम आय वाले जो देश है वो 60 देखने को मिलती है। और उच्च आय वाले जो देश है 80 देखने को मिलते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमने एक ओवरव्यू देखा है। इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत विश्व की 10 शीर्ष जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देखें हम देखें जो जीडीपी है, जीडीपी पर नॉमिनल जीडीपी के आधार पर हम देखें तो US ट्रिलियन डॉलर में, तो देखिए अमेरिका जो है 21 ट्रिलियन डॉलर 21.48 ट्रिलियन डॉलर यहाँ देखने को मिलती है। जापान देखिए यहाँ पे, चीन देख सकते हैं, है ना, ये देखिए चीन भी देख सकते हैं 14, जर्मनी 3.9, UK 2.7, इटली 2.0 और कोरिया है 1.6। फिर यहाँ देखें भारत 2.9, फ्रांस 2.7। इसके अलावा ब्राज़ील है हमारी, देखें तो ब्राज़ील हमको 1.8 देखने को मिलती है। तो भारत हमारा 5वें नंबर पर देखने को मिलता है, पर कोरोना के चलते अगर देखें तो काफ़ी पीछे ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो सोर्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर की जो रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके अनुसार ये देखने को मिलता है। पर वर्तमान में चेंजेस, और आपको इकोनॉमी पढ़ते समय हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा, यानी कि आप 2 आँख तो है आपके पास में, 2 आँख और 2 कान, दोनों चीज़ें आपको हमेशा खुली रखना है। यानी कि बात की जा रही है करंट अफेयर की, जो भी चीज़ें करंट में चल रही है उसको आपको फटाफट अपडेट करते रहना है। जो भी डाटा है, डाटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें है वो आपको वहाँ पे अपडेट करते रहना है। मेरे द्वारा समझा दिया जाएगा, परंतु डाटा का कलेक्शन है आप ही वहाँ पे करोगे। चलिए कुछ जो है यहाँ पे देखें, कुछ वस्तुओं की श्रेणी हमको देखने को मिलती है, तो उनको भी हम देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छी क्लियरिटी यहाँ देखने को मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ बेसिक चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे सार्वजनिक वस्तुएं जिन्हें बोला जाता है पब्लिक गुड्स। तो ऐसी सभी वस्तुएं तथा जो सेवाएं होती है जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए जो उपलब्धता है वो सरकार के द्वारा या बजट व्यवस्था, मतलब जो सरकार है, गवर्नमेंट है, या फिर जो बजट व्यवस्था है उसके माध्यम से नहीं की जा सकती। ठीक है, बजट व्यवस्था और सरकार के माध्यम से नहीं की जा सकती, परंतु जिनका उपयोग सामूहिक रूप से होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं किसी की जो उपभोग है, किसी उपभोग में वृद्धि दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती है। जैसे हम बात करें वायु है, वायु मतलब जो ऑक्सीजन होता है, अगर कोई व्यक्ति वायु ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति पर जो है इसका किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा करे या कम करे सभी के लिए, यानी कि शुद्ध सार्वजनिक वस्तु यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति का उपभोग किसी व्यक्ति को वंचित यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेगा। वायु का हमने उदाहरण लिए, क्योंकि कोई भी कीमत यहाँ पे नहीं चुकता कर सकता इनका, और ये जो कहलाती है शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती है। और निजी वस्तुओं की अगर बात करें तो निजी वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तुएं तथा जो सेवाएं उनको निजी वस्तुएं कहा जाता है जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है
और जिसका सामूहिक उपभोग जो है संभव नहीं होता। इस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग या उपयोग से किसी व्यक्ति को वंचित होना पड़ सकता है जिनके पास क्रय करने के साधन नहीं है। मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला हो वो इस सुविधा का उपयोग या इन प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, पर जिनके पास संसाधन नहीं है खरीदने के लिए वो इससे वंचित हो सकता है। तो यहाँ देखिए इन वस्तुओं को उपयोग में वृद्धि से अन्य लोगों के लिए इनकी उपलब्धता में कमी हो सकती है, तो इनको बोला जाता है निजी वस्तुएं। फिर मिश्रित वस्तुएं होती है कुछ दोनों का मिला जुला रूप, जिन्हें मिक्स्ड गुड्स बोला जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो ना तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक वस्तु हो और ना ही शुद्ध रूप से निजी वस्तु हो, तो बल्कि इसमें क्या होता है दोनों के लक्षण उपलब्ध होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है मिश्रित। तो हमने ये समझ गए, यहाँ बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है। फिर मैरिड वस्तुएं, मैरिड गुड्स इनको बोला जाता है। तो ऐसी निजी वस्तुएं उनको मैरिड वस्तुएं कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष या फिर जो समुदाय होता है उसके लिए उसके किसी भाग के लिए इतनी आवश्यक हो और महत्वपूर्ण होती है, उसकी व्यवस्था उस वर्ग विशेष के लिए सरकार द्वारा बजट माध्यमों से करनी पड़ती है। जैसे गरीब वर्ग के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करना मैरिड वस्तु के उदाहरण के रूप में आता है। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अलग से उनकी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए, पर्टिकुलर वर्ग के लिए यहाँ पे की जाती है। जैसे शिक्षा की बात करें हमने, चिकित्सा की बात करें, आवास की बात करें, भोजन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी, मैरिट वस्तुओं के अंतर्गत आएगी। अब बात कर लेते हैं स्थानीय वस्तु होती है कुछ लोकल गुड्स हम जिसे बोल सकते हैं। जैसे ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में भी आती है। मतलब ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं जिनसे उत्पन्न होने वाला लाभ स्थानीय लोगों को प्राप्त होता है उन्हें स्थानीय वस्तु कहते हैं। जैसे गाँव के अंदर अगर कोई तालाब स्थित है, गाँव के अंदर कोई तालाब स्थित यहाँ पे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लोकल गुड्स बोलेंगे, यानी कि स्थानीय वस्तु की श्रेणी में उसको रखेंगे। फिर सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद वस्तुओं का मतलब वाइट गुड्स। वाइट गुड्स मतलब उच्च आय वर्ग वाले जो व्यक्ति है उनके द्वारा घरेलू उपयोग की वे सभी वस्तुएं जो बड़े जो यंत्र होते हैं यानी मेजर अप्लायंस होते हैं जिनका परिचालन कठिन होता है, जैसे फ्रिज वगैरह हो गए, उनको एक जगह पर रखा जाता है, वॉशिंग मशीन हो गई, कुकिंग अप्लायंस हो गई, ये सभी उदाहरण किसके हैं, वाइट गुड्स के, यानी कि सफ़ेद गुड्स के हैं, सफ़ेद वस्तुओं के हैं। उनको मतलब सभी को सफ़ेद वस्तुएं माना जाता है। और अमेरिका के संदर्भ में वाइट गुड्स से तात्पर्य लिनेन से होता है। ठीक है, इसके अलावा हमको देखिए नारंगी वस्तुएं देखने को मिलती है। नारंगी वस्तुओं का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनको कुछ निश्चित समय मतलब मौसम के अनुसार या वर्ष के अनुसार बदल दिया जाता है, उन्हें किया जाता है, मतलब उन्हें कहा जाता है नारंगी या ऑरेंज गुड्स कहा जाता है। जैसे कपड़े की बात करें तो कपड़े कुछ समय पश्चात हम जो है उनको बदल देते हैं, तो ये जो होते हैं नारंगी गुड्स कहलाते हैं। फिर लाल वस्तुएं भी आती हैं। तो लाल वस्तुएं क्या होती है, जिन्हें रेड गुड्स बोला जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो तीव्र दर से परिवर्तनीय हो। तीव्र दर से मतलब बहुत अधिक जो है, मतलब एक प्रकार से देखें तो बहुत अधिक जल्दी वो परिवर्तन होता है उसमें, और निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती है, तो इनको लाल वस्तुएं कहा जाता है। जैसे खाद्य पदार्थ की बात करें, खाद्य पदार्थ एक निश्चित सीमा तक ही, निश्चित समय सीमा के अंदर ही वो मतलब यूज़ किए जाने चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं, तो इसलिए परिवर्तन वहाँ पे अधिक होते रहता है, तो इनको लाल वस्तुएं यहाँ पे बोला जाता है। फिर बात करें नेक्स्ट जो होता है पीली वस्तुएं। पीली वस्तु मतलब येलो गुड्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे उत्पाद जिन पर अधिक लाभांश सीमा होती है तथा एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, तो इनको येलो गुड्स की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। और भूरी वस्तुएं मतलब पहले ये जो चीज़ें लकड़ी की बनाई जाती, इनके जो कैबिनेट होते थे, जैसे आइडियो से संबंधित जो साउंड है, बॉक्स वगैरह जो हमने देखे थे, होम थिएटर वगैरह आते थे, वो कैसे होते थे, लकड़ी के बने होते थे। तो लकड़ी कैसी होती है, ब्राउन होती है, यानी भूरी होती है। तो दृश्य और श्रव्य यंत्र जो भी होते थे, रेडियो है, स्टीरियो है, टेलीविज़न है, ये सभी ब्राउन गुड्स की श्रेणी में आते थे, क्योंकि पहले जो होता है लकड़ी, इनके कैबिनेट लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी से असेंबल किए जाते थे, इसी कारण जो है इनको ब्राउन गुड्स कहा जाता है। फिर देखें गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं क्या होती है, गिफिन गुड्स ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होती है। और मांग में कमी होती है तो ये गिफिन वस्तु कहलाती है। इन वस्तुओं का उपयोग क्या होता है, समाज का अत्यंत निम्न वर्ग यहाँ पे करता है। जैसे हम देखें तो आपदा के समय इनका प्रयोग किया जाता है, और गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वह अन्य वस्तुओं का उपभोग कम करके उपभोक्ता जो होती है उसकी मांग को बढ़ाता है। तो ये गिफिन वस्तुएं कहलाती है, गिफिन गुड्स। फिर होता है इंफीरियर वस्तुएं। इंफीरियर मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिसकी जो मांग होती है तथा उपभोक्ता होता है उसकी आय में प्रतिकूल संबंध होता है। मतलब हम बात करें तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी ऐसी वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाती है। ठीक है, और इस प्रतिकूल संबंध का कारण है कि जो संबद्ध वस्तु है उसकी निकट स्थानापन्न यानी विकल्प जो होता है उसका श्रेष्ठ गुणवत्ता होती है, उनमें अनेक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो जाती है। जब आय में वृद्धि होती है
तो उपभोक्ता प्राय जो होता है बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं को खरीदकर आवश्यकता की पूर्ति करना चाहेगा, और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से निम्न गुणवत्ता वाली जो वस्तु है उसकी मांग में कमी आ जाती है। तो इनको बोला जाता है इंफीरियर गुड्स। फिर होती है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शनल के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो स्थानापन्न वस्तु वे वस्तु होती है जो एक दूसरे के बदले में यहाँ पे प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे हम बात करें चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़, यानी कि चाय के बदले हम कॉफ़ी हम यूज़ कर सकते हैं और चीनी के बदले हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं। किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, इन्हें बोलते हैं स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर देखें पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तु क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनको बोला जाता है, यानी कि जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है तो उन्हें पूरक गुड्स कहा जाता है। जैसे अगर हम पेन खरीद कर लाते हैं, तो पेन खरीद कर लाओगे तो क्या स्याही नहीं लाओगे क्या? बिना स्याही के क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आप कार खरीद कर लाते हो तो आपको पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, बिना उसके कोई उसका महत्व नहीं है। अगर आप मक्खन मतलब जो है डबल रोटी लाते हो तो मक्खन की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलेगी, नहीं पूरक वस्तुएं देखने को मिलेगी। तो कुछ बेसिक वस्तुओं की श्रेणी हमने देखें, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखे हैं। तो देखिए हमने जो है बेसिक तौर पर जो क्षेत्रक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखा है। जैसे अगर देखें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके पहले तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अंतर्गत हमने तीन चीज़ें देखें, मतलब तीन चीज़ें कौन कौन सी? प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद देखें द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक मतलब जो है सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद हमने देखे तृतीयक मतलब जो टर्शियरी सेक्टर। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां है, जैसे कि कृषि है, वानिकी है, खनन है, उत्खनन है, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां है, जो मतलब प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखने को मिलती है, और जो भी यहाँ पे देखने को मिलता है वो द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में उपयोग में होता है। कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, तो यहाँ पे जो है निर्माण और विनिर्माण से संबंधित काम देखने को मिलता है द्वितीय क्षेत्र में, यानी औद्योगिक क्षेत्र यहाँ देख सकते हैं हम। फिर इसके बाद इन दोनों को सहायता प्रदान करने के लिए तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र हमने समझ लिया, यानी टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें परिवहन है, संचार है, डॉक्टर यानी कि जो स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है तृतीय क्षेत्र में, यानी टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने देखी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करने का काम करेगा तृतीय क्षेत्र। तो ये हमने देखे तीनों चीज़, और तीनों चीज़ों के अंतर्गत हमने यहाँ पर देख लिए। देखिए ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया हूँ सारी चीज़ें। फिर अन्य क्षेत्र में चतुर्थक क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक हमने देखे। फिर उसके बाद कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बाद हमने देखे आर्थिक संरचना, और उसके बाद हमने देखे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, आय के अनुसार जो देश है उनके समूह, और समूह के अनुसार जो देशों की संख्या वो कितनी है। फिर हमने देखे विश्व की 10 शीर्ष जो अर्थव्यवस्था है 2019 के अनुसार, 2020 के अनुसार ये चेंज हो सकती है, मतलब हर समय ये चेंज होते रहती है, तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान देना इस बात पर। फिर देखें वस्तुओं की जिस श्रेणी है उनको हमने देखें कंप्लीट रूप से, देखिए 10-12 जो वस्तु है वो हमने देखे यहाँ पे। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल, मैं बार बार बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल उत्तर लेखन ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर प्रतिदिन के अनुसार यहाँ पे उत्तर लेखन कार्य कर सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक देखने को मिलेगा कृषि से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से, और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बताता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे, और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी, और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है, और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स है यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10।
सरकार 10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार 10 आपको डालना ही है, और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप MPPSC और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार।